हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि जो टॉपिक वाइज सीरीज़ है ऑल वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, उसी में ये सेकंड सब्जेक्ट यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है हम इसमें कवर करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसकी भी हम एक लास्ट वीडियो डालेंगे जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, सारे ही टॉपिक्स के। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, अभी वो तैयार हो रही है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो इतना जल्दी वो रेडी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए थोड़ी सी बड़ी हो सकती है वो। तो तब तक के लिए हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर लेते हैं। बाकी आप लोगों की एंशियंट हिस्ट्री चली रही है और इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद हमारी पॉलिटी स्टार्ट होगी, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पीडीएफ की अगर आप लोगों को नीड है तो ये वनडे एग्जाम की टेस्ट सीरीज़ है जो कि आप लोगों को साइट पे जाके मिलेगी। साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ आप लोग विजिट कीजिए, तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तारों के एक विशाल समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ब्रह्मांड, मंदाकिनी, सौरमंडल या फिर आकाश गंगा, ठीक है। तो जो तारों का एक विशाल समूह होता है, एक सेकेंड, उसको हम मंदाकिनी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑल राइट, तारों के एक विशाल समूह को मंदाकिनी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आप लोग गैलेक्सी कहते हैं। कई बार आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा, गैलेक्सी लिखा हुआ आता है, केवल मंदाकिनी नहीं लिखा हुआ आता है, ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा, गैलेक्सी कहते हैं। और ब्रह्मांड की जो रचना हुई है, हमारे ब्रह्मांड की रचना, वो कई सारी मंदाकिनियों से मिल करके हुई है, यानी कि कई सारी गैलेक्सीज़ के मिलने के बाद ब्रह्मांड की रचना हुई है, ठीक है। तो ब्रह्मांड के बारे में आपकी बुक्स में बिग बैंग वाला जो सिद्धांत दे रखा है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी तो हम उसमें से जितने सारे क्वेश्चन हैं कवर कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन वही है, वही पूछा जाता है, तो देख लीजिएगा उसको भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सूर्य जिस मंदाकिनी में मौजूद है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ब्रह्मांड, मंदाकिनी, सौरमंडल या फिर आकाश गंगा। तो जिसमें जो हमारा सूर्य है वो जिस मंदाकिनी में मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हमारा सूर्य जिस मंदाकिनी में मौजूद है उसे आकाश गंगा कहते हैं। इसके अलावा सूर्य अपने 8 ग्रहों के साथ आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। ये जो फैक्ट आते हैं तो इनमें मोस्टली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसका चक्कर लगा रहा है, कौन से ग्रह किसका चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। सूर्य, आकाश गंगा, पृथ्वी, ये थोड़े से क्रिटिकल है। इनको अगर आप ध्यान से इन फैक्ट को सीक्वेंस से लिख लेंगे तो, या फिर डायग्राम बना के याद कीजिए तो थोड़ा ईजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश गंगा की भुजा को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं बल्ज, एंड्रोमेडा, मिल्की वे या फिर अल्फ़ा सेंचुरी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो आकाश गंगा की भुजा होती है उसको हम मिल्की वे बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, आकाश गंगा की भुजा को मिल्की वे कहते हैं। आकाश गंगा के पास दूसरी मंदाकिनी को क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा, ठीक है। सो नेक्स्ट है, मंदाकिनी के केंद्र को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं बल्ज, एंड्रोमेडा, ओरियन या फिर अल्फ़ा सेंचुरी। तो इसको हम बोलते हैं बल्ज। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदाकिनी के केंद्र को बल्ज कहते हैं। बल्ज के चारों ओर तारों का घनत्व तो बहुत अधिक होता है। तारे मंदाकिनी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बिग बैंग सिद्धांत किसने पेश किया है? अभी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था ना कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने ये भी कहा था कि उससे भी हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे कि इसके द्वारा वो सिद्धांत दिया गया है, क्या उसमें थ्योरी है, ठीक है, क्या उसके फैक्ट हैं। तो हर चीज़ यहाँ कवर की जा रही है, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन दे दूँगी एक क्वेश्चन में तो फिर आगे क्वेश्चन देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस हैं ऑटो स्मिथ, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का लाप्लास एंड जॉर्ज लेमेंटियर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो बिग बैंग वाला सिद्धांत है वो जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। होपफुली ये सभी को पता होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है ये थ्योरी।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में 3 प्रमुख अवधारणाएं प्रचलित हैं। अब कौन सी अवधारणाएं हैं और किसके द्वारा वो दी गई हैं ये जान लेते हैं। धूल परिकल्पना सिद्धांत जो कि ऑटो स्मिथ का सिद्धांत है। नेक्स्ट है निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत जो कि लाप्लास का है। जॉर्ज लेमेंटियर का बिग बैंग सिद्धांत, इसमें सबसे अधिक मान्य बिग बैंग सिद्धांत है। मैंने आपको बताया था बिग बैंग सिद्धांत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी के ध्यान रखिएगा कि ये किसके द्वारा दिए गए हैं, ऊपर वाले दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले किसने तारों का अध्ययन किया था। योर ऑप्शंस आर गैलीलियो, न्यूटन, आर्यभट्ट, जॉर्ज लेमेंटियर, ठीक है। तो सबसे पहले तारों का अध्ययन किया था गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। और ये कब किया था इसका अध्ययन, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो 1609 में किया था और दूरबीन की सहायता से उन्होंने इसका अध्ययन किया था तारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों की ऊष्मा उन्हें किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। योर ऑप्शंस आर नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये दोनों प्रक्रियाओं से प्राप्त होती है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए जो तारों की जो ऊष्मा होती है उन्हें नाभिकीय संलयन वाली प्रक्रिया से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तारों की ऊष्मा उनमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से प्राप्त होती है। तारों में अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या तारों की ऊष्मा का परिचायक होता है। तारों की ऊष्मा का परिचय क्या होता है। ऑप्शंस हैं तारों का आकार, तारों का रंग, तारों का टिमटिमाना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो तारों का जो रंग होता है वह ऊष्मा का परिचायक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। तारों का जो रंग है वह उसकी ऊष्मा का परिचायक है। तारों की घटती हुई ऊष्मा के साथ रंग में परिवर्तन होता है। और देखिए किस तरीके से रंग में परिवर्तन होता है। मान लीजिए तारों की जो ऊष्मा है वो घटती जा रही है, तो सबसे पहले नीला रंग होगा, फिर सफ़ेद होगा, फिर उसके बाद वो पीला, फिर लाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक घटती हुई ऊष्मा का वो दे रखा है, उसने परिचायक दे रखा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह है क्या। ऑप्शंस हैं बल्ज, एंड्रोमेडा, ओरियन, नेबुला या फिर अल्फा सेंचुरी। तो आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का जो समूह है दैट्स कॉल्ड ओरियन नेबुला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ओके। ओरियन नेबुला आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह है। सूर्य के पास सबसे चमकीला तारा जो है वह क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस। नेक्स्ट है कौन सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा है जो हमें दिखाई देता है, ठीक है। बात हो रही है जो हमें दिखाई भी देता है साथ में। ऑप्शन हैं साइरस, एंड्रोमेडा, ओरियन नेबुला या फिर अल्फा सेंचुरी। तो वह है आप लोगों का साइरस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ओके। साइरस या डॉग स्टार सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा है जो हमें दिखाई भी देता है। अगर डॉग स्टार के नाम से क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। नेक्स्ट है ब्लैक होल की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी। ऑप्शन है जॉन व्हीलर ने, गैलीलियो ने, एस चंद्रशेखर ने या फिर न्यूटन ने। तो ब्लैक होल की सर्वप्रथम जो जानकारी दी थी वो दी थी आप लोगों की एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिकी भौतिकविद जिनका नाम है जॉन व्हीलर 1960 में उन्होंने किया था, मतलब 1960 के दशक में किया था। लेकिन सर्वप्रथम इसकी जानकारी भारतीय अमेरिकी खगोलविद एस चंद्रशेखर ने दी थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, ठीक है। तो यह प्रतिपादित किया था गाइस कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ऑल राइट। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की ऊष्मा का कारण है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई एक है और वह आपका नाभिकीय संलयन ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। सूर्य भी एक तारा है और इसकी जो ऊष्मा का कारण है वह नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं सौर कलंक, सौर ज्वाला, प्रकाश मंडल या फिर कोरोना, ठीक है। अब ये कोरोना नहीं है जो भी चल रहा है, इसको मत समझ बैठिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है प्रकाश मंडल है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट।
सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे हम फोटोस्फीयर या फिर प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल का जो तापमान है वह लगभग 5700 डिग्री सेल्सियस होता है। ये नहीं पूछा जाने वाला है, बट इससे पहला जो फैक्ट है वो याद रखिएगा, ये वाला। ऑलराइट। उस स्थान को क्या कहते हैं जहाँ से सौर ज्वाला निकलती है? ऑप्शन है सौर कलंक, किरीट, प्रकाश मंडल या फिर कोरोना। तो देखिए उस स्थान को कहा जाता है सौर कलंक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जहाँ से सौर ज्वाला निकलती है उसको सौर कलंक कहते हैं। ओके, तो होता क्या है, एक काला धब्बा टाइप से होता है, ठीक है, जहाँ से सौर ज्वाला निकलती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इस धब्बे टाइप की जो जगह होती है उसी को हम सौर कलंक कहते हैं। ठीक है, ये बनता भी है फिर बिगड़ता भी है। ये प्रक्रिया जो है 11 वर्षों में जो है, मतलब एक प्रोसेस को पूरा कर पाता है वो 11 वर्षों में एक बार बन पाता है एंड देन बिगड़ जाता है। अच्छा, इसको हम बोलते क्या है इस प्रोसेस को? ये जो 11 वर्षों का ये पूरा प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? सौर कलंक चक्र। ठीक है, इसको हम सौर कलंक चक्र के नाम से जानते हैं। और सौर कलंक की खोज सबसे पहले गैलीलियो ने की थी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर सौर ज्वाला को किस नाम से जाना जाता है? योर ऑप्शंस आर अरोरा बोरियोलिस, या फिर अरोरा ऑस्ट्रेलिस, या फिर अरोरा नॉर्दर्न, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई एक है, और वह है कौन सा? तो देखिए जो उत्तरी ध्रुव पर सौर ज्वाला है उसको माना जाता है, उसको अरोरा बोरियोलिस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, जब सौर ज्वाला, अब देखिए होता क्या है, हो एक्चुअली ये रहा है कि जैसे सौर ज्वाला होती है, अभी आपको बताया था कि जो एक काला धब्बा होता है उसमें से सौर ज्वाला निकलती है। वो सौर ज्वाला जब हमारी पृथ्वी के ध्रुवों पर चमकती है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव इस तरीके से, तो सौर ज्वाला जब ध्रुवों पर चमकती है तो इसे अरोरा लाइट या फिर ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। दोनों पर जो चमकने वाली ज्योति उसको क्या कह रहे हैं हम? अरोरा लाइट या फिर ध्रुवीय ज्योति कह रहे हैं। लेकिन दोनों की जो डिफरेंट लाइट है उसको डिफरेंट नाम दिए गए हैं बिकॉज ऑफ दोनों ध्रुव जो है डिफरेंट है, एक उत्तरी है और एक दक्षिणी है। तो जो उत्तरी ध्रुव पर लाइट चमक रही है उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अरोरा बोरियोलिस कह रहे हैं। और जो दक्षिणी ध्रुव पर जो लाइट चमक रही है उसको हम क्या कह रहे हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के उस भाग को क्या कहते हैं जो सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई पड़ता है? ऑप्शंस हैं सौर कलंक, अरोरा लाइट, प्रकाश मंडल या फिर कोरोना। तो जब सूर्य ग्रहण पड़ता है उस टाइम पर उसको हम क्या कहते हैं? सूर्य के उस भाग को क्या कहते हैं जो हमें दिखाई देता है? कोरोना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, कोरोना या फिर किरीट भी कह सकते हो, ठीक है, उस भाग को जो हमें दिखाई देता है। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का, तारों की अवधि लगभग कितने अरब वर्ष की होती है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है इस तरीके से, तो सूर्य ग्रहण पड़ता है तो हमें आधा पार्ट दिखाई देता है ना, पूरा पार्ट नहीं दिखाई देता है। तब जो है सूर्य ग्रहण पड़ता है तो जो पार्ट दिखाई देता है उसको हम कोरोना कहते हैं। ठीक है, तारों की अवधि लगभग कितने अरब वर्ष की होती है? ऑप्शन हैं 2, 5, 7 या फिर 10। तो ये होती है 10 अरब वर्ष की। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, इसकी जो है वर्तमान में 5 अरब है इसकी अवधि। सूर्य की अवधि जो है वह वर्तमान में 5 अरब है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने मिनट में पहुंचता है? 6 मिनट में, 7 मिनट में, 8 मिनट में या फिर 10 मिनट में? तो ऐसे क्वेश्चंस वनडे एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं गाइज, और ये इस वनडे एग्जाम के लिए ही स्पेशल सीरीज़ है। 6 मिनट में पहुंचता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 1 मिनट गलत हो गया, 6 मिनट नहीं 8 मिनट है, मैंने गलत बता दिया आप लोगों को, सॉरी। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। ठीक है, तो ये टाइम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ग्रह अपनी ऊष्मा व प्रकाश किससे प्राप्त करते हैं? ठीक है, ऑप्शन है सूर्य से, चंद्रमा से, ध्रुव तारे से या फिर इनमें से किसी से भी नहीं। तो ग्रहों के पास अपनी खुद की जो ऊष्मा और प्रकाश तो होता ही नहीं है, ये चीज़ तो आप लोगों को भी पता होगी। तो वही कहीं से प्राप्त करते हैं। प्राप्त कहाँ से करते हैं ये मालूम होना चाहिए। सूर्य से, डेफिनेटली सूर्य से ही करते होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं
जो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है, परिक्रमा लगा करते हैं। इनके पास अपना प्रकाश और जो ऊष्मा होती है, एनर्जी, वह नहीं होती है, ये सूर्य से ही ये ऊष्मा प्राप्त करते हैं। अब इसका एक मोटा मोटा एग्जाम्पल हमारा पृथ्वी है आप लोगों के सामने, ठीक है। सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह कौन सा है, बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि। अब ये हलवा क्वेश्चन आने लग गए, ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए भाई, ठीक है। तो बुध है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। देखिए इनके सीक्वेंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इतना इजी नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा सबसे पास में, हो सकता है वनडे एग्जाम में पूछ ले जाए। अब स्पेशल सीरीज़ वनडे एग्जाम के लिए ये कहीं ना कहीं मेरा दिमाग पीसीएस पे पहुंच जाता है, इसलिए मैं वो लेवल बताने लग जाती हूँ। सीक्वेंस पूछा जा सकता है आप लोगों को थोड़ा सा भी, अगर ऊंचे लेवल का एग्जाम है तो, ठीक है। ये क्या सीक्वेंस है, बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, याद रहना चाहिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ऑल राइट, नेक्स्ट है फिर एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, भीतरी ग्रह कौन से हैं, बाहरी ग्रह कौन से हैं, इस तरीके से भी प्रश्न आता है। तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, वेट कीजिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाह्य ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, देख लो, मैंने पढ़ा भी नहीं था फिर भी मुझे पता चल गया, ये नेक्स्ट यही क्वेश्चन है। चलो, तो बाह्य ग्रह कौन सा, ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि। अभी हम बताएंगे होता क्या है प्रोसेस पूरा, जरा वेट कीजिए। इसमें जो शनि है ना, वह बाह्य ग्रह है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आप सोच रहे होंगे बाह्य ग्रह क्या है और ये आंतरिक या फिर भीतरी ग्रह क्या है। देखो एक यहाँ से जो है एक क्या बोलते हैं उसको, सफ़ेद पट्टी, मतलब उसको मेरे नाम जो है याद नहीं कर पा रही हूँ। इस तरीके से यहाँ जो जितने भी ग्रह होते हैं वो 4 ग्रह हैं जिनके नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं और ये क्या कहलाते हैं, आपके भीतरी ग्रह जो सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, शनि, अरुण या वरुण। ओके, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है आप लोगों का बृहस्पति, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। हाँ मुझे याद आ गया, क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं उसको, ठीक है। इस तरीके से जो 4 भीतरी ग्रह होते हैं और बाहरी ग्रह जो है उसके बीच में जो पट्टी गई है उसको क्षुद्र ग्रह पट्टी हम बोलते हैं। छोटे छोटे जो ग्रह होते हैं, ठीक है, उसकी जो एक पट्टी गई है वाइट बोल सकते हो उसे, ठीक है। तो इस तरीके से सूर्य है यहाँ पे और ये है पूरे आपके, जिस तरीके से वो अपनी अपनी परिक्रमा लगा रहे हैं, इस तरीके से पूरा प्रोसेस मैं बना नहीं पा रही हूँ यहाँ पे। अब आप लोग देख लीजिएगा, तो यहाँ पर हैं वो 4 ग्रह और यहाँ पर है उसकी, यदि यहाँ पर जो आपकी जो है वह पट्टी गई हुई है इस तरीके से, ठीक है, क्षुद्र ग्रह पट्टी। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, बृहस्पति, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। उसके बाद आकार के हिसाब से सारे ग्रहों का क्रम यहाँ पर दिया गया है। आकार के हिसाब से बृहस्पति सबसे पहले आता है, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, यानी कि अवरोही क्रम दे रखा है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको शुक्र को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्यों बोला जाता है, इसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न ये है, कहीं ना कहीं साइज़ में भी थोड़ा सा वह सिमिलैरिटी बनी हुई है, ठीक है, और पास में है, इस वजह से शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, पहला रीज़न ये है, और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन या फिर जुड़वा ग्रह या फिर जुड़वा बहन कहा जाता है, इसलिए, ठीक है, ये रीज़न है। नेक्स्ट है, कौन सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, ठीक है, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, बुध, शुक्र, मंगल या फिर पर जाते ही नहीं है, शुक्र ही है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑल राइट, तो शुक्र के वायुमंडल में लगभग 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, इसलिए सौरमंडल का ये सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है ना, 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, प्लीज़ ये फैक्ट याद रखना। किस ग्रह को भोर का तारा या फिर सायंकाल का तारा भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, शुक्र को ही कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। आप लोगों को याद कैसे रखनी है ये, आप एक जगह लिख लीजिए, देखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन या फिर पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह या फिर भोर का तारा या फिर सायंकाल का तारा, चारों फैक्ट लिख लीजिए, किसको बोला जाता है, शुक्र को बोला जाता है। इस तरीके से ईजी तरीके से शॉर्ट नोट्स इसी तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ, ये तो आपको पता ही चल गया कि सायंकाल का तारा भी कहा जाता है शुक्र को। अब इसके बाद ये सबसे चमकीला ग्रह भी है, इसका भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। 2 फैक्ट आप लोगों को साथ में और मिल गए हैं। प्रश्न अगर आता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आपको पता चल जाएगा शुक्र है। दूसरी चीज़,
जिसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है, दैट इज़ आपका ये शुक्र ही आंसर हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी का व्यास कितने किमी है? ऑप्शंस यहाँ पे आप लोगों को दे रखे हैं, मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ आप लोगों को। 12,756 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ऑल राइट। तो इसका जो व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर। इसके अलावा पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है। ठीक है। अरस्तु ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी जो है वह गोल है। फैक्ट इस तरीके से पूछे जाते हैं, किसके द्वारा सबसे पहले ये बताया गया था कि पृथ्वी गोल है? प्रश्न आएगा, आप लोगों को नाम दे दिए जाएंगे 3-4, आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। नेक्स्ट यहाँ पर कि ग्रीन प्लेनेट है, ये चीज़ भी आप लोगों को पता रहनी चाहिए। ठीक है। किसको नीला ग्रह भी कहते हैं? तो वह भी आपकी पृथ्वी ही है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। पृथ्वी जल की अधिकता के कारण, हमारी पृथ्वी पर जल बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई इसको अंतरिक्ष से अगर इसको देखते हैं तो ये नीली प्रतीत होती है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, नीला और हरा ग्रह दोनों ही पृथ्वी को बोला जाता है। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो पृथ्वी के जो हैं एक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ऑल राइट। ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, और वह कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा, सभी को पता है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कौन से वे भाग के बराबर होती है? ऑप्शन है 5वें, 6वें, 7वें या फिर 8वें। तो देखिए ये होती है आप लोगों की जो चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वह पृथ्वी के 6वें भाग के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चंद्रमा पृथ्वी का निकटतम खगोलीय पिंड है। इसकी पृथ्वी से औसत दूरी जो है वह कितनी है? इसकी जो दूरी दे रखी है यहाँ पर 3,82,000 किलोमीटर। ठीक है। हो सकता है बाहर से थोड़ा सा साउंड आ रहा हो, सो सॉरी फॉर दैट गाइस। मैं 2 बार पॉज तो कर चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं करना तो है, ये बनाना है वीडियो को। नेक्स्ट है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चंद्रमा पर, शुक्र पर, पृथ्वी पर या फिर शनि पर। तो यह जो है अवस्थित है चंद्रमा पर। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चंद्रमा पर स्थित काले धब्बे वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रांक्विलिटी या फिर शांति का सागर कहते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। देखिए ये एक अलग फैक्ट हो गया। इसके अलावा अगर इन नामों से क्वेश्चन आता है, दोनों नामों से, तो ये पता होना चाहिए दोनों नाम अलग अलग हैं, मतलब एक ही चीज़ है, नाम थोड़े डिफरेंट दे रखे हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शंस हैं बृहस्पति, शनि, पृथ्वी या फिर मंगल। तो लाल ग्रह की संज्ञा जो है वह मंगल को दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी है, मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, जिससे मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है किस ग्रह के दिन का मान व अक्ष का झुकाव पृथ्वी के दिन के मान और अक्ष के झुकाव के समतुल्य है? ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, पृथ्वी या फिर मंगल। तो वह मंगल है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके। मंगल के दिन का मान व अक्ष का झुकाव पृथ्वी के दिन के मान व अक्ष के झुकाव के समतुल्य, यानी कि सेम है। निम्नलिखित में से कौन मंगल ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शंस हैं फोबोस, डेमोस, उपयुक्त दोनों या फिर केवल निक्स ओलंपिया। ठीक है। तो बात हो रही है आपके मंगल के उपग्रह के बारे में। तो देखिए फोबोस भी है, डेमोस भी है, आंसर सी हो जाएगा क्योंकि दोनों हैं। फोबोस तथा डेमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। इसमें डेमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ये फैक्ट इसके बारे में पूछा जाता है। और निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है? गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। बृहस्पति का उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा तथा सभी सबसे भारी ग्रह है। इसके उपग्रहों की जो खोज की है वह किसने की है? गैलीलियो ने। ऑल राइट।
नेक्स्ट है, इनमें से किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है शुक्र, शनि, पृथ्वी या फिर मंगल। तो चारों ओर जो वलय पाए जाते हैं वह शनि के चारों ओर हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, और ये जो वलय होते हैं ये धूल के कणों से बने हुए होते हैं। ठीक है, और वह शनि के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? वलय बोलते हैं। नेक्स्ट है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, वॉटसन, क्रोना या फिर गैनीमेड। तो गैनीमेड तो आप लोगों को ऊपर ही पता चल चुका है कि वह तो बृहस्पति का है, तो ये तो हो नहीं सकता, इन तीनों में से कोई एक है। शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है दैट इज टाइटन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और ये एक मात्र ग्रह है जहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है, घना वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन की अधिकता के कारण कौन सा ग्रह नीले रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, अरुण या फिर मंगल। तो वह आपका अरुण है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मीथेन की अधिकता के कारण अरुण जो ग्रह है वह नीले रंग का, नीले हरे रंग का दिखाई देता है। शनि की तरह अरुण के चारों तरफ भी वलय पाए जाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि कौन से दो ग्रह हैं जिनके चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो आपको याद रहना चाहिए शनि और अरुण। कौन सा सर्वाधिक ठंडा ग्रह है? ऑप्शंस हैं बृहस्पति, शनि, अरुण या फिर वरुण। तो सबसे ठंडा जो ग्रह है वह है आपका वरुण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, टाइटन वरुण का प्रमुख उपग्रह है, ये आपको पता। ट्राइटन जो है, टाइटन एंड ट्राइटन डिफरेंस है, याद रखना। और वरुण सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, ये आपको पता चल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लूटो को कब ग्रहों की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया? ऑप्शन है 2005 में, 2006 में, 2007 में या फिर 2008 में। तो 2006 में ये डिसीजन लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 2006 में क्या होता है, पहले क्या था, प्लूटो 2006 से पहले इसको भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल के बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। ठीक है, सो 40 क्वेश्चन इस टॉपिक से आप लोगों के बने थे। पीडीएफ आप लोगों को किस तरीके से लेनी है मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। सो बाकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।